आपका संस्कारवादी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बीए पार्ट थर्ड का जो पेपर है वो उसकी स्कीम क्या है, उसका पैटर्न क्या है और किस प्रकार का अपना साल भर सिलेबस लेने वाला है। ये जो बीए पार्ट थर्ड का जो सिलेबस है इसकी स्कीम 200 मार्क्स की है, लेकिन 200 नंबर का पेपर होगा और ये पेपर दो होंगे। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है ये इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस पब्लिक इकोनॉमिक्स, यानी कि इस बुक में हम जितने भी इंटरनेशनली जो हमारा ट्रेड है उससे जुड़े हुए सिद्धांत और उनकी उपयोगिता, महत्व और उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन पे बात करेंगे। और इसमें मुख्यतः जितने भी व्यापार है उन सबकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो इसका पार्ट है वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट को हम आयोजना के नाम से जानते हैं हिंदी में, और इसके अंतर्गत हमारे देश की जितनी भी विकास गाथा है उसका हम अध्ययन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि देश का विकास किस प्रकार से हुआ है नहीं हुआ। तीसरा है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में हम एक सरकार के आय, व्यय, इनकम, खर्च, इन सब का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से जो सेकंड बुक है वो है हमारी राजस्थान की इकोनॉमी। राजस्थान की इकोनॉमी में राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जितने भी इश्यूज हैं उन पे बात करेंगे। उनके जैसे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल में राजस्थान के जो भौगोलिक संसाधन है उनका अध्ययन करेंगे। साथ में हम इस चीज का अध्ययन करेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर राजस्थान में किस प्रकार से काम कर रहा है, राजस्थान में उद्योग क्या है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य के विकास में सहयोग कर रही है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें विकास किया जाना आवश्यक है। इन सब का हम विस्तार से अध्ययन इस सिलेबस में करेंगे और आज हम सिर्फ सिलेबस पे बात करेंगे। हमारा जो पेपर होगा एक पर पेपर, हर प्रत्येक पेपर में 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 2 नंबर के होंगे और ये 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे करके अपने 10 क्वेश्चन के अपने 20 मार्क्स का के 10 क्वेश्चन होंगे और ये सबके लिए करना कंपलसरी है, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं है, सबको करना है। और ये अपने सिलेबस के सबसे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पढ़ता है उनके 10 क्वेश्चन लगभग सही होते हैं। दूसरे बात करें तो दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो अति लघुदात्मक है या लघुदात्मक क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ये 4 से 5 लाइन का आंसर देना होता है। ये 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और ये 5 क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स के होते हैं। इनके अलावा हर पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। ए सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन होते हैं। पर सेक्शन एक क्वेश्चन आता है और ये 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का और 3 क्वेश्चन होता है 60 मार्क्स का। इसी प्रकार से पर पेपर 100 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है और 2 पेपर होते हैं तो इसलिए 200 होता है। और इसके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो आपको 200 में से 70 आना जरूरी, कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर इससे कम नंबर आता है तो आपका पेपर बैक होता है। लेकिन विद्यार्थियों को आपको बता दूं, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उनके नंबर काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपको सिलेबस बताने से पहले एक ही बात कहूंगा कि सिलेबस को समझें और पढ़ने की कोशिश करें। आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सिलेबस को मन लगाकर अध्ययन करेंगे तो इस साल आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। बशर्ते यही है कि आप सिलेबस को सीरियस लें और इसका अध्ययन करें। आज मैं इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स का सिलेबस के बारे में बात करूंगा जो इस प्रकार है। पढ़ाई से पहले प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए कि
कि उनके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने से कम समय में अधिक सफलता प्राप्त होती है। इकोनॉमिक्स बीए पार्ट 3, बीए 3 और पेपर फर्स्ट का ए सेक्शन होता है। सेक्शन ए में आपका पहला टॉपिक है फीचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं। ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का जो पेपर है उसका पहला बिंदु है। इसमें हम अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और उनकी विशेषताएं का संबंध हमारी अर्थव्यवस्था से इस प्रकार है। ऐसी क्या खूबी है कि जो एक अंतर क्षेत्रीय व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अलग करती है। दूसरे इसके लाभ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ कौन कौन से हैं, इसको भी हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा है इससे हानियां, कि ऐसा क्या है जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने से हानियां होंगी या लॉसेस कह सकते हैं इसको, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या हानि है क्या नहीं है। और इसका अगला जो हमारा अध्ययन बिंदु है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी है और ऐसा बिंदु है जो हमारे पास अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए या अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करने के लिए ये टॉपिक हमारे लिए उपयोगी है। इसमें कुछ सिद्धांत होते हैं और सिद्धांत फिक्स है, कोई चेंज नहीं। एक बार समझ में आ गया तो पूरे साल भर की टेंशन खत्म। जिसमें पहला सिद्धांत है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का निरपेक्ष व्यापार सिद्धांत या एडम स्मिथ का अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत। इसमें एडम स्मिथ के द्वारा जो भी सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि उनका सिद्धांत किस प्रकार से है, क्या वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ठीक है या नहीं है। या ये एक पहला प्रयास था जो डिफाइन करने की कोशिश की थी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है क्या नहीं है। दूसरा सिद्धांत है इसमें डेविड रिकार्डो का सिद्धांत। इनका ये सिद्धांत जिसे तुलनात्मक लागत सिद्धांत बोलते हैं। तुलनात्मक लागत सिद्धांत, इसे तुलनात्मक लागत सिद्धांत ही बोलते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक सिद्धांत के लाभ, हानि, उपयोगिता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके जो योगदान है उन सब का डिटेल से अध्ययन करेंगे और इस सिद्धांत का एडम स्मिथ के सिद्धांत के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अच्छा कौन सा सिद्धांत है कौन सा नहीं है, ये सब हम डेविड रिकार्डो के सिद्धांत में पढ़ेंगे। इनके अलावा थर्ड जो हमारे पास जो सिद्धांत होगा एक सेक्शन में है ना, वो है हैबलर थ्योरी, हैबलर का सिद्धांत, हैबलर का ट्रेड सिद्धांत या ट्रेड थ्योरी। इस सिद्धांत में हम प्रोफेसर हैबलर के द्वारा
जो अवसर लागत सिद्धांत दिया जाएगा, अवसर लागत सिद्धांत दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सिद्धांत साधनों की अनुकूलता से या असीमितता से पैदा हुआ था, जिसके बारे में प्रोफेसर हैपलर ने बताया। और इस सिद्धांत का भी हम एडम स्मिथ के और डेविड रिकार्डो के सिद्धांत से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और ये बताएंगे कि उनसे कितना सर्वश्रेष्ठ है या कितना कमजोर है या कितनी इसमें कमियां हैं जो उनमें से नहीं है। इनके अलावा जो अगला सिद्धांत हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, वो हुआ जेएस मिल का, जेएस मिल्स, इनको पढ़ेंगे हम, जेएस मिल को पढ़ेंगे। जेएस मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत है, प्रतिपूरक मांग सिद्धांत। इस सिद्धांत में हम मिल्स के द्वारा दिए गए जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है का सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका सिद्धांत और सिद्धांतों से अलग क्यों है। इसमें ऐसे क्या खूबी है जो और सिद्धांतों में नहीं है, या इसे हम आधुनिक सिद्धांत मान सकते हैं या नहीं मान सकते, या ये भी एक मात्र एक सिद्धांत होकर ही रह गया हो या मान कर रह गया हो। ऐसा ही अगला सिद्धांत है HO सॉरी, जिसे हम हेक्चर-ओहली सिद्धांत कहते हैं। इसे आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं, आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इस बात का भी हम अध्ययन करेंगे हेक्चर-ओहली सिद्धांत क्या है और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार से एक नई दिशा दी और ये वर्तमान में इसका क्या महत्व है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका क्या योगदान है। हेक्चर-ओहली सिद्धांत को पढ़ेंगे। इनके अलावा हम आगे बढ़ेंगे मुक्त व्यापार। ये हमारे सिद्धांतों के पार्ट है, लगभग 5-6 सिद्धांत है हमारे सिलेबस में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 5 या 6 सिद्धांत हैं। अगर 5-6 सिद्धांतों का अगर हम ढंग से अध्ययन करते हैं तो हम पेपर में सीधे 20 से 40 मार्क्स अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर पेपर में 2 सिद्धांत आते हैं और टोटल सिद्धांत 5 है। 5 में से आप 2 करोगे तो एक सिद्धांत 20 नंबर का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा, 2 = 40। तो आप इन थ्योरी को करके ही आप 40 मार्क्स गेट कर सकते हो या अर्जित कर सकते हो। अगला है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार आपने नाम सुना है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड अपना अगला टॉपिक होगा। और दूसरा है व्यापार संरक्षण। व्यापार संरक्षण, व्यापार संरक्षण का भी हम अध्ययन करेंगे, मुक्त व्यापार का अध्ययन करेंगे। हम इन दोनों में ये अध्ययन करेंगे कि अच्छा कौन सा है और कमजोर कौन सा, हमारे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है, या हम अभी वर्तमान में कौन से सिद्धांत को अपना रहे हैं, मुक्त व्यापार के वाली थ्योरी पे काम कर रहे हैं या व्यापार संरक्षण पे काम कर रहे हैं। हम इसमें इसके समर्थन विपक्ष में तर्क वितर्क करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हर सिद्धांत का एक अर्थव्यवस्था के लिए के संदर्भ में अलग अलग योगदान है। जैसे व्यापार संरक्षण उन देशों के लिए काफी लाभदायक है जो विकासशील देश है, जबकि जो विकसित देश है
उनके लिए मुक्त व्यापार एक अच्छी नीति हो सकती है, एक अच्छी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए व्यापार संरक्षण अच्छा है। ये हमारे सिलेबस का अगला बिंदु था। अगला हमारा जो बिंदु है विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार आपने शायद नाम सुना होगा, लेकिन आप इसे समझ में कमी आएगा। क्यों? क्योंकि ये बाजार का संबंध कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं से है जहां पर खरीदते हैं और बेचते हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति होती है जहां पर इंटरनेशनल करेंसी को खरीदते हैं बेचते हैं। उनके भी अपने अपने एक सिद्धांत है कि डॉलर की वैल्यू इतनी ऊंची है तो क्यों है, रुपए की वैल्यू इतनी कम है तो क्यों है, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू इतनी गिरी है तो क्यों गिरी है। ये सब का अध्ययन हम विदेशी विनिमय बाजार में करते हैं। इसके अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण करनी पड़ेगी। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट के एक्सचेंज रेट क्या है, विनिमय दर क्या है, इसका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है क्या नहीं है, इन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इससे जो अगला बिंदु है वो हमारा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा अगला अध्ययन बिंदु है। हम इस चीज को पढ़ेंगे कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों जरूरी है, इसके फीचर क्या क्या है, इसके कौन कौन से खाते हैं, इसका जब घाटे का व्यापार होता है तो उसके नुकसान क्या है, या ट्रेड सरप्लस होता है उसके लाभ क्या है, इन सब का अध्ययन हम व्यापार संतुलन में करते हैं। आगे भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन का अध्ययन करेंगे। ये हमारा अगला अध्ययन शिक्षण बिंदु है। इनके अलावा डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF पढ़ेंगे। IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके हम कार्य पढ़ेंगे, योगदान पढ़ेंगे, कार्य योगदान पद्धति और मूल्यांकन कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, हमारे दुनिया की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में इसका क्या योगदान है क्या नहीं, ये इंटरनेशनली जो करेंसी है सो किस प्रकार से मैनेज करता है किस प्रकार से नहीं। अगला जो इस ए ग्रुप का या ए सेक्शन का जो अगला बिंदु है वो है WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, हाँ जी, हम WTO के बारे में बात करेंगे। विश्व व्यापार संगठन, ये विश्व व्यापार संगठन की कार्य प्रणाली, कार्य, इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान, इसके होने या नहीं होने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में होने वाले प्रभाव, इसके द्वारा किए गए आर्थिक सुधार, इसकी सफलता, इसकी असफलता, इसके निर्माण के समय में शामिल होने वाले सदस्य देश, ढांचा, इसकी व्यवस्था, इन सब का अध्ययन हम WTO के अंतर्गत करेंगे। और WTO का आयात और निर्यात का प्रभाव, आयात व निर्यात
निर्यात पर प्रभाव, हम इसका अध्ययन करेंगे इसी से कि WTO के होने से आयात निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या नहीं। ये हमारा फर्स्ट पेपर का जो इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट और पब्लिक फाइनेंस है उसका A सेक्शन कंप्लीट होगा। अब हम B सेक्शन की बात करते हैं कि B सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे। हाँ, सेक्शन B में हम पढ़ेंगे, हमारा पहला है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्थिक विकास व वृद्धि। इस सेक्शन में हम इस बिंदु के अंतर्गत विकास और वृद्धि में अंतर करना सीखेंगे कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। लोगों को सामान्यतः एक ही समझ में आती है कि विकास ही वृद्धि है, वृद्धि विकास है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस अध्ययन बिंदु के अंतर्गत हम इस चीज को अध्ययन करेंगे कि विकास अलग चीज है और वृद्धि अलग चीज है। इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वृद्धि विकास में किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से नहीं है। अगला हमारा अध्ययन बिंदु है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या एलिमेंट, ये हमारा दूसरा सेक्शन पॉइंट है सेक्शन बी में। हम इस बिंदु में इस चीज की स्टडी करेंगे कि हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से और कौन कौन से नहीं है, वो किस प्रकार से विकास को प्रभावित कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं। इनमें से आर्थिक तत्व कौन से हैं, गैर आर्थिक तत्व कौन से हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास को सिर्फ आर्थिक तत्व ही प्रभावित नहीं करते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गैर आर्थिक होते हैं, फिर भी वे एक देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। उन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे। जो हमारा अगला बिंदु है बिंदु आर्थिक वृद्धि। वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि पढ़ेंगे और इसको मापने के उपाय, मापने के उपाय या विधियां, लाइक HDI, like HDI poly, HDI poly, ऐसे जो कुछ पॉइंट्स हैं हम उनके अंतर्गत इसको हम मापने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से नहीं। इनके साथ साथ कुछ विकास के सिद्धांत भी हैं। अब सेक्शन बी के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल है जो कहते हैं कि आप इनको आना चाहिए, जैसे श्रम का असीमित पूर्ति सिद्धांत, श्रम का असीमित पूर्ति सिद्धांत, जिसे आप लुईस मॉडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लुईस मॉडल के नाम से जानते हैं। इस लुईस मॉडल का हम स्टडी करते हैं और ये हमारे बी सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये पिछले 4 साल से 4 बार लगातार आया है, तो इसके बारे में कहते हैं कि यहां से हर बार सवाल पूछा जाता है, तो आपको ये आना चाहिए। दूसरा
संतुलन, संतुलित व असंतुलित आर्थिक विकास का सिद्धांत। संतुलित व असंतुलित आर्थिक विकास सिद्धांत, इन सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे जो आर्थिक विकास होता है उसमें उसको संतुलित अवस्था से करें या असंतुलित अवस्था से करें, इस सिद्धांत का हम अध्ययन करते हैं। ये सिद्धांत भी काफी इंपॉर्टेंट है। लुईस के बाद दूसरा सिद्धांत यही है। तीसरा सिद्धांत है जो भी काफी फेमस है, हेराल्ड डोमर मॉडल। ये अपने बी सेक्शन का अगला बिंदु है, हेराल्ड डोमर मॉडल, जिसमें हम सिलेबस के साथ साथ इस बात का अध्ययन करेंगे ये हमारे आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहयोग है। क्यों? क्योंकि भारत का जो आर्थिक विकास है इस पेटेंट पर है। और सोलो मॉडल ये अगले मॉडल है। ये आर्थिक विकास के कुछ मॉडल थे जिनके बारे में पता होना चाहिए। इनके अलावा हेराल्ड मॉडल, सोलो मॉडल, लुईस मॉडल, ये 3 मॉडल है डेवलपमेंट में। और उधर 4 मॉडल है। ए सेक्शन में एडम स्मिथ का मॉडल, जेएस मिल का मॉडल, हैपलर मॉडल और मिल का मॉडल। ए सेक्शन में 4 मॉडल है, बी सेक्शन में 3 मॉडल है, जो 3 मॉडल इस प्रकार से हैं। इनके अलावा बी सेक्शन में और कुछ भी है। गरीबी की अवधारणा, गरीबी की अवधारणा, ये हमारे बी सेक्शन में आ गया है गरीबी की अवधारणा। और इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हमारे पॉवर्टी का। तो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कहाँ नहीं आया। इसमें हम इनको पढ़ने के बाद हम पता कर सकते हैं कि हमारे देश में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई है, जिसके कारण हमारे देश में कितने गरीब हैं। अगर कॉन्सेप्ट बदलेंगे तो कितने गरीब बढ़ेंगे, कितने कम होंगे, ये सब हम इसमें सीख लेंगे। आगे IBRD या वर्ल्ड बैंक, WB, इसे IBRD भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं और विश्व बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व बैंक भी कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम सेकंड सेक्शन में। और ये आपका सेकंड सेक्शन कंप्लीट होता है। ए सेक्शन में 5 सिद्धांत है, एक संस्थान है, 2 संस्थान है, WTO और IMF। सेकंड सेक्शन में आपके पास 3 सिद्धांत है, एक गरीबी है और एक वर्ल्ड बैंक है। इस प्रकार से दोनों में कुछ सिद्धांत है, कुछ मॉडल है और कुछ बेसिक इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है। अब सी सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन सी सेक्शन में है नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त का क्षेत्र और प्रकृति कि पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है, उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, वो कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं, और उसकी प्रकृति किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं, क्या वो साइंस है तो किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है, इस सब का हम अध्ययन हम पब्लिक फाइनेंस में करेंगे। आगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी, दूसरा हमारा अध्ययन बिंदु है राज्य की भूमिका,
अर्थव्यवस्था में कि एक अर्थव्यवस्था के लिए राज्य कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट है। महात्मा गांधी ने कहा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और हमें उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां पर राज्य ना हो। लेकिन कुछ विचारकों का मानना है कि बिना राज्य की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जहां पर अराजकता पैदा होती है। तो जितने भी जो प्रिंसिपल है जो बताते हैं कि ये राज्य की जरूरी है, तो हम विद डेटा स्टडी करेंगे राज्य के होने से हमें ये फायदे हैं, ये नहीं है। एक विद डेटा हम इसे स्टडी भी करेंगे कि अगर राज्य नहीं होता तो हमारी जिंदगी में कितना सुकून होता या हमारी जिंदगी कैसी रहती। हम इन सब का अध्ययन करेंगे इससे अगली है निजी वस्तुएं। निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुएं। जनिक वस्तुएं इनको पढ़ेंगे। मतलब हमारे जीवन के लिए निजी वस्तुएं कौन सी हैं और मतलब पब्लिक वस्तु कौन सी, पब्लिक गुड्स कौन सी है और प्राइवेट गुड्स कौन सी है, इसका हम स्टडी करेंगे। और जैसा इनके नाम से लग रहा है कि अलग अलग, लेकिन ये इनको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। हम इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से डिफाइन करेंगे कि पब्लिक गुड्स किसको बोल सकते हैं और प्राइवेट गुड्स किसको बोल सकते हैं, उनकी क्या फीचर होने चाहिए और क्या फीचर नहीं होने चाहिए। इनके अलावा थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत ये हमारे सी सेक्शन का अगला अध्ययन बिंदु है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सी थ्योरी प्रिंसिपल अप्लाई की जाए जिससे कि समाज को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। हाँ। अनुकूलतम बजट अगला सिद्धांत है। अनुकूलतम बजट और इसके भी सिद्धांत है मैक्सग्रेव। नंबर 2 डाल्टन, मैक्सग्रेव, डाल्टन। यहां पर सी सेक्शन में अपने पास सिर्फ 2 ही मॉडल दे रखे हैं, मैक्सग्रेव और डाल्टन। इसी पे हम स्टडी करेंगे, ज्यादा नहीं बात करेंगे इस पे। इनके अलावा जो अपना अगला स्टडी पॉइंट है वो है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू यानी सरकारी आगम। सरकारी आगम, सरकारी आगम में सरकार के पास किस प्रकार से इनकम आती है, किस प्रकार से इनकम का कलेक्शन होता है, इन सब का अध्ययन करेंगे। इनके अलावा पढ़ेंगे कर सिद्धांत। सरकार के द्वारा कौन से कर सिद्धांत का पालन किया जाता है, कर सिद्धांत क्या है। कौटिल्य ने एक बार कहा था कि सरकार को कर इस प्रकार से लगाना चाहिए जिस प्रकार से एक मधुमक्खी फूल पे बैठ के रसपान भी कर ले और फूल को नुकसान भी ना हो, उसी प्रकार से सरकार को कर लगाना चाहिए। तो इन सब का हम डिटेल से स्टडी करेंगे इसमें कि हमारा जो स्टडी पॉइंट है वो पीछे जो हम पढ़ने जा रहे हैं कर सिद्धांत, इसमें कौन सिद्धांत हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। हर सिद्धांत की कुछ कमियां होती है और कुछ की अच्छाइयां होती है। हाँ, इनके अलावा पढ़ेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर।
प्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे, इसके यूज और प्रॉफिट, नई कमियां हैं उसका भी अध्ययन करेंगे कि कौन से भी टैक्स में कौन सी कमी है कौन सा नहीं है। इनके अलावा अगला जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय का हम प्रकार पढ़ेंगे, सार्वजनिक व्यय के प्रकार पढ़ेंगे और प्रभाव पढ़ेंगे और भार पढ़ेंगे। भार किससे पढ़ना है कि सरकार खर्च तो कर देती है लेकिन समझ में नहीं आता चुकाएगा कौन, तो हम इस सप्ताह अध्ययन इसमें करेंगे। आगे पढ़ेंगे सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण, इनका भार, उपयोग व प्रभाव पढ़ेंगे कि इनका प्रभाव क्या है क्या नहीं है, इन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इनके अलावा सरकार की राजकोषीय व मौद्रिक नीति की चर्चा करेंगे, नीति की चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आपका ये बीए फाइनल का फर्स्ट पेपर का तीनों सेक्शन कंप्लीट होते हैं। ये हमारे सिलेबस के अध्ययन बिंदु थे, इनको हमें पढ़ना है। अगर हम इनके लिए एक कोई पर्टिकुलर एक बुक की बात करें तो ऐसी बुक मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर भी एक राइटर है संतोष गढ़वाल, संतोष गढ़वाल की बुक है अंतरराष्ट्रीय संतोष गढ़वाल की अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास व आयोजना, ये की बुक है जो हमारे सिलेबस में रेफरेंस बुक के रूप में यूज आ रही है। आप चाहें तो ये बुक परचेज कर सकते हैं और ये आपके लिए जरूरी है। इनके अलावा केसी वर्मा की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ले सकते हो, HL भाटिया की पब्लिक फाइनेंस ले सकते हो और LMN जिंदल की डेवलपमेंट ले सकते हो। ये अलग अलग बुक है हर सेक्शन के लिए और ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की है। फिर भी अगर इस सिलेबस में कोई परिवर्तन आता है तो आप एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर सिलेबस का अध्ययन करें और मिला लें और यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया सिलेबस के अंतिम सिलेबस होता है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।